न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स मैकेनिज्म एंड वेव का एक पहला यूनिट का टॉपिक है, जिसे आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम न्यूटन्स के तीनों लॉ के बारे में जानेंगे। न्यूटन्स gave three law of motion, which is also known as law of mechanism. न्यूटन्स ने 3 नियम दिए थे गति के, जिन्हें हम मैकेनिज़्म का नियम भी कह सकते हैं। वो किस प्रकार कह सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, अकॉर्डिंग टू इट ए बॉडी कंटिन्यू इन इट्स state of rest or uniform motion until not act any external force on it। अगर हम किसी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएं तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो अपने रेस्ट स्टेट में ही रहेगी। अगर बॉडी किसी वेलोसिटी से या किसी स्पीड से चल रही है तो उसी मोशन में यूनिफॉर्मली चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अब इस फुटबॉल को देखिए, ये फुटबॉल रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक कि हम इसे बाहरी कोई फोर्स नहीं लगाएं। तो ये पहला हो गया स्टेट। जब भी बॉडी रेस्ट में रहता है तो उसे मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अब स्टेट ऑफ मोशन की बात करें तो पहले स्टेप में आप देख सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में है, ये फुटबॉल रेस्ट में रखा हुआ है। अब ये लड़का इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके वजह से थर्ड स्टेप में ये बॉल हवा में मूव कर रही है। तो अब ये एग्जाम्पल हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो एक बार आप लोग इन दोनों पिक्चर्स को देख लीजिए और इसे हो सके तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एवरी बॉडी हैव मास इन यूनिवर्स, ऐसा लोग आप जानते होंगे। If v is velocity of a body of mass m, then momentum is equal to p is equal to m into v। तो अब हम फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का डेरिवेशन देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, F इक्वल टू डी अपॉन डी टी एम भी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू एम डी भी अपॉन डी टी प्लस भी डी एम अपॉन डी टी हो जाएगा। मास यहाँ पे कांस्टेंट है। यूनिवर्सल में आप कहीं भी चले जाएं तो मास तो कांस्टेंट ही होगा, ऐसा तो आप लोग जानते ही होंगे। कांस्टेंट का मतलब है कि चीज़ें नॉन वेरिएबल हैं, वो कभी बदलेंगी नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहेगी। जब कुछ बदलाव ही नहीं होगा तो वो ज़ीरो होगा। तो अगर m ज़ीरो है तो ज़ीरो से अगर हम किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो अब बच जाएगा फोर्स इक्वल टू एम डी भी अपॉन डी टी। तो जैसा आप लोग जानते होंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो डी भी अपॉन डी टी जो आप देख पा रहे होंगे, लास्ट इक्वेशन जहाँ तक हमने सॉल्व किया था, तो उसको हम ए लिख सकते हैं। तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। This is the fundamental law of classic mechanism. If F equal to 0, A equal to 0, then V constant हो जाएगा। तो ये हमारा डेरिवेशन ख़त्म हो गया, जो कि कभी एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था जिसे हमने ख़त्म कर लिया। अब सेकंड लॉ की तरफ पढ़ते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। According to it, the time rate of changing of momentum is proportional to applied force. The direction take place in applied force. F is equal to dp upon dt. इस नियम के अकॉर्डिंग द टाइम रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ मोमेंटम में जितना भी चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के। जो भी हम फोर्स को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्शन टेक प्लेस इन अप्लाइड फोर्स, तो जो डायरेक्शन होगा
वो जिस दिशा में फोर्स लगाया जा रहा है उसमें वो चेंज हो जाएगा। मतलब कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। तो चेंज इन मोमेंटम को हम dp/dt लिख सकते हैं। तो फोर्स इक्वल टू dp/dt। तो ये सेकंड लॉ भी ख़त्म हो गया। अब हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं। टू एवरी बॉडी देयर इज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी हैं वो एक दूसरे पे अगर फोर्स लगाएंगी तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उन्हें मिलेगा। जैसा कि मान लो कि एक पार्टिकल्स एक डायरेक्शन से आ रहा है, उसी डायरेक्शन के अपोजिट साइड से एक और पार्टिकल्स आ रहा है और दोनों के बीच कोलाइड हो रहा है, वो दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तो उनके एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा। यही नियम को हम थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स कहते हैं। वहीं अगर हम दूसरे एग्ज़ाम्पल की बात करें तो पहले एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक आदमी बुलेट फायर कर रहा है, तो बुलेट जो एक्शन कर रहा है वो आगे की तरफ जा रही है, उसके अपोजिट साइड में इक्वल फोर्स लगेगा। दूसरे एग्ज़ाम्पल में जब भी हम फ्लोर पर चलते हैं तो जब हम पैर उठाते हैं तो हमारे पैर के नीचे अब जब एक्शन होता है तो ऊपर की तरफ रिएक्शन मिलता है, तो हम चल पाते हैं। थर्ड एग्ज़ाम्पल में आप देख पा रहे होंगे कि एक लड़का बोट से ऊपर तरफ जा रहा है, तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसा आप देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं इन एग्ज़ाम्पल्स को। अब एक लास्ट चीज़ रह जा रही है। न्यूटन्स थर्ड लॉ का जो एक्शन रिएक्शन होता है लॉ, उसका डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये छोटा सा डेरिवेशन इसे भी ख़त्म कर देते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टेक टू बॉडी, दो बॉडीज़ को लीजिए ए एंड बी। एक पे F1 फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और F2 लगेगा बी पे दूसरे डायरेक्शन में। तो ये आपस में कोलाइड करेंगे तो एक्शन रिएक्शन अपोजिट और इक्वल होगा थर्ड नियम के अनुसार। तो हम इसे लिख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब होता है कि F12 का मतलब है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि ये अपोजिट साइड में हो रहा है। बट वी नो दैट F इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम dv/dt। dv/dt एक्सेलरेशन है। सो इन थर्ड लॉ m1 dv/dt इक्वल टू माइनस m2 dv²/dt। तो आगे हो जाएगा m1 a1 इक्वल टू माइनस m2 a2। dv/dt a हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो ये हमारा डेरिवेशन भी हो गया और यहाँ पे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम अगले टॉपिक को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप BSc के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सारे सिलेबस को कवर कर पाएँ। धन्यवाद।